स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर #कॉमर्स में। हम कर रहे हैं अभी मार्केटिंग मॉडल्स और आज हमारा सेकंड मॉडल है मैकिन्से 7S अप्रोच। प्रबंध की 7S विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? टॉम पीटर्स ने किया और रॉबर्ट वाटरमैन ने किया। 1970 में किया। पीटर्स और वाटरमैन ने यह उपलब्धि उस समय प्राप्त की जबकि वे मैकिन्से एंड कंपनी में सलाहकार के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में काम करते थे। उन्होंने 7S मॉडल को अपने प्रकाशित हुए आर्टिकल स्ट्रक्चर इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से प्रबंधकों तक पहुंचाया। इस विचारधारा के प्रतिपादकों ने, प्रोपाउंडर कौन थे? टॉम पीटर्स और रॉबर्ट वाटरमैन ने अच्छी छवि वाले संगठनों व प्रबंधकों की सफलता के राज को जानने का बीड़ा उठाया। उन्होंने देखा कि ये जो अच्छी प्रोग्रेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों प्रोग्रेस कर रही है। तो अपने अध्ययन के आधार पर इन्होंने 7 ऐसे घटकों की खोज की जिन पर एक संगठन की प्रभावशीलता यानी कि इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। अब ये घटक कौन से हैं? देखिए ये हैं 7 घटक। जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो हार्ड एलिमेंट होते हैं और बाकी के जो 4 है वो सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं। स्ट्रैटेजी यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजी है, किस स्ट्रैटेजी से वो काम कर रही है मार्केट के अंदर, ये व्यू रचना आ जाएगी। दूसरा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना। तीसरी उसकी प्रणाली कैसे, सिस्टम कैसा है उसके अंदर। चौथा उसका स्टाइल, वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपना रही है। 5वां स्टाफ कैसा है। नंबर 6 पे है स्किल और नंबर 7 पे है शेयर्ड वैल्यूज यानी कि सहभागी मूल्य। तो इस विचारधारा के अनुसार एक संगठन की प्रभावशीलता इन 7 घटकों से प्रभावित होती है। इन घटकों की मुख्य विशेषता यह है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए पिक्चर में दिखाया गया ना, सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। वो प्रत्येक घटक अन्य घटकों को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है और उनसे भी प्रभावित होता है। अतः किसी एक घटक के बारे में अलग से निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब प्रबंधक इनमें से किसी एक घटक के बारे में निर्णय लेते हैं तो उन्हें इसके अन्य घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना होता है। इन सभी घटकों के संबंध को चित्र से दिखाया गया है। ये स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम हार्ड एलिमेंट ऊपर हैं और ये हमारे स्टाइल, स्टाफ, स्किल एंड शेयर्ड वैल्यू ये हमारे सॉफ्ट एलिमेंट नीचे हैं। तो इस सभी के बारे में बताया गया है थोड़ा। फर्स्ट में क्या है अपनी स्ट्रैटेजी। व्यू रचना में क्या आ जाएगा? देखो कंपनी की स्ट्रैटेजी में अब स्वोट एनालिसिस आ जाता है। कंपनी का स्वोट एनालिसिस में क्या देखा जाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। इन सभी को इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या करती है, अपनी एक स्ट्रैटेजी को डिसाइड करती है कि उसे किस स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में टिके रहना है। तो स्ट्रैटेजी वो एक योजना है जो अवसरों और खतरों यानी कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, वे कौन कौन सी मार्केट में अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं कंपनी के, और जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल इन दोनों को ध्यान में देखते हुए संगठन और वातावरण में अनुकूलतम संबंध स्थापित करती है और इसके माध्यम से मुख्य रूप से प्रतियोगिता पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, कंपटीशन में टिकी रहती है। दूसरा क्या जाएगा, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। संरचना, स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है कि संगठन में लोगों के मध्य जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे स्थापित किया जाएगा, समन्वय कैसे स्थापित किया जाएगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा। ठीक है, संरचना का अर्थ है संगठन ढांचे यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो, और संगठन पुस्तिका ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनुअल है, इन दोनों का योग। संगठन ढांचे के अंतर्गत संगठन में पदों का निर्धारण किया जाता है, निश्चित किया जाता है कि कौन बॉस होगा, कौन अधीनस्थ, ठीक है, कौन सुपीरियर है और उसका कौन सबऑर्डिनेट। ये भी निश्चित कर दिया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। संगठन पुस्तिका में संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पुस्तिका में क्या लिख दिया, अब नियम व अधिनियम। संगठन ढांचे अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारा रेखा संगठन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो संरचना के अंतर्गत ही अधिकारों के भारार्पण यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन व विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की सीमा निर्धारित करने का निर्णय भी लिया जाता है। सिस्टम है प्रणालियां। सिस्टम में क्या आ जाएगा, एक संगठन की दैनिक कार्यवाही को बिना रुकावट को चलाने के लिए अनेक प्रणालियां या व्यवस्थाएं जो वो निर्धारित की जाती हैं। भाई कौन सा सिस्टम से चलेगा अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन। मुख्य व्यावसायिक प्रणाली इस तरह से, बिजनेस सिस्टम होता है, एक प्रबंध सूचना प्रणाली यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें देखें ना कौन किसको क्या इन्फॉर्मेशन देगा वो सारा डिसाइड होता है। निष्पादन प्रबंध प्रणाली, परफॉर्मेंस कौन काम करके कैसे कैसे आगे रिपोर्ट करेगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम है
कैसे उसका सारा वित्तीय प्रणाली वाला जो सिस्टम है वो चलेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, रिवार्ड सिस्टम कैसे चलेगा, है ना, किसको रिवार्ड दिया जाएगा, जो टिके रही है उनको, या जो हाईली क्वालिफाइड है उनको, या जो अच्छा काम कर रही है जिनका रिजल्ट अच्छा उनको, इस तरह से ठीक है। ये सारे ही प्रणाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्राहक संतुष्टि जाँच प्रणाली, जिसके कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, उसको भी देखेंगे बार बार। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम को कौन कौन से सिस्टम है, बिजनेस सिस्टम, बिजनेस कैसे चलेगा, मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, रिवार्ड सिस्टम एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। अब स्टाइल में आ जाएंगे, लीडरशिप में करेंगे। लीडरशिप वाले चैप्टर में कौन कौन से स्टाइल होते हैं। तो एक प्रबंधक जिस तरह के व्यवहार द्वारा अपने अधीनस्थों पर, यानी कि एक जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट पर अपना प्रभाव स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, शैली कहते हैं। अन्य शब्दों में शैली का अर्थ यह है कि हम दूसरों के समक्ष स्वयं को कैसे प्रस्तुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्यार से काम लेता है, लेकिन दूसरी ओर एक अन्य प्रबंधक यही काम करने के लिए सख्ती से पेश आता है। यहाँ प्यार से काम लेना और सख्ती से काम लेना दोनों का अपना अपना स्टाइल है। नेक्स्ट है स्टाफ। अब स्टाफ कैसा है। स्टाफ का अर्थ है एक संगठन में काम करने वाली मैन पावर। यहाँ मुख्यतः इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कर्मचारियों को शिक्षित, प्रशिक्षित, विकसित व प्रोत्साहित कैसे किया जाता है ना, उन्हें ट्रेन कैसे किया जाएगा, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उन्हें एनकरेज कैसे किया जाएगा। यह भी देखा जाता है कि कंपनी कर्मचारियों के करियर विकास की क्या योजना बना रही है। अब स्किल में क्या आ जाएगा, इसका अभिप्राय एक व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसके माध्यम से ज्ञान को व्यवहारिकता में बदला जाता है। ठीक है, पढ़ तो लिया लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्रोच, उस ज्ञान की, उस नॉलेज की प्रैक्टिकल अप्रोच देखना, ये अब स्किल्स में आ जाएगा कि बंदे में स्किल है कि नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में कौशल जन्म से ही हो, बल्कि इसे अभ्यास के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अपनी भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करने के लिए एक प्रबंधक में निम्न 3 प्रकार के कौशल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसेप्चुअल स्किल, इसका संबंध विचारों से है, ये भी पेपर में आया है कि विचारों से संबंधित जो स्किल है उसे क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल स्किल। ठीक है, लोगों से जो संबंधित उसे ह्यूमन स्किल कहेंगे, और जो टेक्निकल स्किल है वो इसका संबंध किससे, चीज़ों से है। कंसेप्चुअल का संबंध विचारों से है, ह्यूमन का संबंध लोगों से है, टेक्निकल का चीज़ों से। नेक्स्ट है शेयर्ड वैल्यूज़। इसमें एक तरह से नैतिक शिक्षा वाली बात आ जाती है हमारी कि सहभागी मूल्य का अर्थ उन मान्यताओं से, उन विश्वासों से और उन दिमागी स्तर से है जिनसे व्यवसाय जगत में एक संगठन को पहचाना जाता है। यह घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह शीर्ष 6 घटकों के मध्य स्थिर रहता है। सहभागी मूल्य के उच्च स्तर को बनाए रखना जरूरत है। सहभागी मूल्य यानी कि शेयर्ड वैल्यूज को मूल्यवान लक्ष्य, सब ऑर्डिनेट गोल भी कहा, सुपर ऑर्डिनेट गोल भी कहा जाता है। मूल्यवान लक्ष्य का अभिप्राय ऐसे लक्ष्य से है जिसे प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारी पूरी कोशिश करते हैं। जैसे संगठन के अस्तित्व को बनाए रखना एक मूल्यवान लक्ष्य है, इसे सभी कर्मचारी हर हाल में प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि यदि संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया तो उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि एक संगठन की प्रभावशीलता को बनाए रखना है तो प्रबंधकों को इन 7 घटकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इनमें समन्वय स्थापित करना होगा। तो ये हो गया हमारे 2 मॉडल ऑफ मार्केटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल ऑफ मार्केटिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।